वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाई पाठक सर, सौरभ पाठक सर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी कंपनी की जो चार्टर एक्ट आए थे 73 का रेगुलेटिंग, 81 का सेटलमेंट, 84 का पिट्स इंडिया, 13 का चार्टर एक्ट, 33 का चार्टर एक्ट और 53 का अंतिम चार्टर एक्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम की। तो उस वीडियो में आपको पहले बता दिया था कि 1773 से 1858 तक कंपनी शासन किया और 1858 से 1947 तक आपका ब्रिटिश सरकार ने। तो 73 से 58 तक तो कंपनी ने शासन किया आपका और 58 से 47 तक ब्रिटिश सरकार ने किया। सरकार के जो नियम बन के आते थे उनका नाम था भारत शासन अधिनियम और कंपनी जो जारी करती थी उनका नाम था चार्टर एक्ट। अगला पॉइंट ये देखते हैं कि जो 58 का जो अधिनियम है वो ब्रिटिश सरकार का पहला अधिनियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर कंपनी का पहला अधिनियम बोलेंगे या चार्टर एक्ट बोलेंगे या रेगुलेटिंग एक्ट बोलेंगे तो वो आया था हमारा 1773 में कंपनी का और ब्रिटिश सरकार का 1858 में। ब्रिटिश के जितने भी नियम बन के आते थे उनका नाम होता था भारत शासन अधिनियम। आपको पता था कि कंपनी को समाप्त क्यों किया गया, ब्रिटिश सरकार क्यों आई, तो बता दिया है। फिर एक बार आपके लिए बताया जाता है कि 1857 में क्रांति हुई, कंपनी ऑलमोस्ट हारने वाली थी, सरकार ने समर्थन दिया, फिर वो जीते। तो यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा। कंपनी को समाप्त किया गया तो पूरा जो शासन था ब्रिटिश क्राउन जो थी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया जो थी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। तो वहां से कुछ नियमों सुधार हो गया है। 58 तक एक पद हुआ करता था गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल पद पर एक व्यक्ति बैठा था डलहौजी, उसके समय जो हड़प नीति आई थी। तो भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया 1858 में। तो एग्जाम में आएगा भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त किया गया 58 में। जब गवर्नर जनरल जाएगा तो कोई नया पद आएगा, तो एक नया पद लाया गया तुरंत वायसराय। तो एग्जाम में आता है आपके लिए, सीटेट के एग्जाम में भी आया था, नेट के एग्जाम में भी आया था। क्वेश्चन ये था कि वायसराय का पद कब सृजित हुआ, बना, सृजित हुआ, लाया गया, तैयार किया गया। तो वायसराय का जो पद है 1858 में लाया गया। तो एग्जाम में आता है तो गवर्नर जनरल की पद से क्या बना दिया गया, वायसराय। दोनों का आंसर क्या होगा हमारा 58। ये हटाया गया और ये लाया गया। अब एक पद हुआ करता था भारत में मुगल सम्राट। सभी जानते हैं मुगल कौन है। मुगल एक बाबर था। बाबर जो था काबुल से आया, फरगना का था, उसने मुगल वंश बसाया, लंबी हिस्ट्री का वो पार्ट है। तो जो मुगल थे उनमें एक अंतिम सम्राट हुआ करता था, हुआ बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसे पकड़ लिया गया हुमायूं के मकबरे से और फिर रंगून भेज दिया गया। तो जो उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप सम्राट के पद को उठाइए। जब वायसराय का पद आ ही रहा है, गवर्नर जनरल है ही, तो सम्राट का पद फिर क्यों लाया जा रहा है। तो एग्जाम आया था सीटेट में आपके लिए और नेट में भी आया था कि मुगल सम्राट का पद कब समाप्त किया गया। तो 1858। तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। गवर्नर जनरल चला गया, वायसराय आ गया, मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का जो साम्राज्य है वो किसके हाथ में गया, महारानी विक्टोरिया। तो या तो लिख के आएगा ब्रिटिश क्राउन और यह लिख के आएगा महारानी विक्टोरिया। विक्टोरिया ने वहां से एक पत्र लिखा, उस पत्र को भारत भेजा गया 1 नवंबर 1858 को और कैनिंग उसको इलाहाबाद में पढ़ रहा था। तो उसने पहला पॉइंट ये लिखा था कि पूरा साम्राज्य किसको दिया जा रहा है, महारानी विक्टोरिया को। वायसराय को ला रहे हैं, गवर्नर को उठा रहे हैं और मुगल पद को भी उठा रहे हैं। अगला पॉइंट, एक अतिरिक्त पद लाया गया, सचिव। सचिव का पद लाया गया, नाम था भारत सचिव और ये सचिव एडवाइस किसको देगा, वायसराय को। इसकी नियुक्ति लंदन से होकर आएगी। अगला पॉइंट, बीओडी और बीओसी की समाप्ति।
हमने पढ़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उस एक्ट में ये पढ़ा था कि एक बीओसी होगी और एक बीओडी। बीओसी करेगी राजनीति, बीओडी करेगी व्यापार। तो बीओसी और बीओडी दोनों को हटा दिया गया, क्योंकि स्वयं कौन आ गया अब, ब्रिटिश सरकार। तो एग्जाम में आता है हमारे लिए, तो ये पूरे एक्ट की हमारी विशेषताएं। हमने पढ़ा 1858 का एक्ट पूरा, कैसे वायसराय आया, कैसे मुगल सम्राट को पद हटा दिया, कैसे विक्टोरिया आई। ठीक वैसे ही अगला एक्ट जो था हमारा 1861 का भारत शासन अधिनियम। कैनिंग द्वारा ये बोला गया कि भारत में एक मंत्रिमंडल बनाया जाए, क्योंकि जितने भी नियम है सब कहाँ से बन के आ रहे थे, ब्रिटिश से। ब्रिटिश के लोग नियम बना रहे थे वहाँ से, और भारतीय लोग पहले से ही गुस्से में थे, 57वीं क्रांति। तो कैनिंग ने एक प्लान किया, क्यों ना मैं यहाँ एक मंत्रिमंडल बनाऊँ, भारतीय लोग बैठेंगे, भारत के लोग नियम बनाएंगे, नियम हमारे अकॉर्डिंग होगा, तो भारतीयों को लगेगा भारत के लोग ही नियम बना रहे, तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। तो कैनिंग द्वारा पहली बार मांग की गई मंत्रिमंडल, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्टफोलियो प्रणाली बोलते हैं उसको हम। तो मंत्रिमंडल की जो मांग की थी वो कैनिंग के द्वारा, एग्जाम में आता है। फिर वायसराय से बोला गया आप विशेष परिस्थिति में नियम बना सकते हो, उस नियम को हम क्या बोलते हैं, अध्यादेश। जैसे भारत में कोई आज घटना, 57वीं क्रांति हुई थी, 57वीं क्रांति में ब्रिटिश कंपनी डिसीजन ले पा रही थी कि नियम कौन बनाए, कैसे बन गया, क्योंकि सारे नियम कहाँ से आते थे, ब्रिटेन से बन के आते थे, लंदन से बन के आते थे। तो तुरंत उन्होंने बोला वायसराय से, अगर 57 जैसी विपदा और आ जाए तो आप अपने हिसाब से नियमों को बना लेना। तो नियम बनाना कहलाता है हमारे लिए अध्यादेश। क्वेश्चन आता है वायसराय को अध्यादेश 1861, जैसे आज राष्ट्रपति आर्टिकल 123 से जारी करता है अध्यादेश। जब लोकसभा ना हो, राज्यसभा ना हो, इनमें से कोई एक ना हो, तो राष्ट्रपति नियम बना देता है। फिर अगला पॉइंट, मद्रास और बंबई को शक्तियां लौटा दी। अगर आपको याद हो 1773 का जो एक्ट था उसमें छीन लिया था मद्रास की शक्तियों को, छीन लिया था बंबई की शक्तियों को। तो कैनिंग ने बोला अगर आपको भारतीय लोगों की निगाह में अच्छा होना है तो आप उनकी शक्तियों को लौटा दीजिए। तो तुरंत क्या किया, तुरंत मद्रास से बोला आप अपने नियम बनाइए, बंबई से बोला आप अपने नियम बनाइए। तो बंबई अपने बनाएगा, मद्रास अपने बनाएगा, ये कहलाता है विकेंद्रीकरण। तो एग्जाम में आएगा आपके लिए, मद्रास बंबई को लौटा दिया किस एक्ट के तहत, 1861, और एडॉप्ट किया था या छीन लिया था 1773 एक्ट। मंत्रिमंडल की मांग कौन कर रहा है, हमारा कैनिंग। अठारह का एक्ट देखा, 1861 का देखा, कुछ महत्वपूर्ण एक्ट और देखते हैं। तो 1892 का एक एक्ट या भारत शासन अधिनियम बन के आया। तो पहली बार भारत में निर्वाचन का अर्थ है चुनाव, लेकिन चुनाव कैसा था, वो अप्रत्यक्ष। जैसे आज हम देखते हैं लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जैसे मैं वोट डाल गया था अभी लोकसभा चुनाव में, मैंने देखा वोट डाला, तो मैंने वोट डाला, वो लोग जाके सीधा लोकसभा में बैठे। लेकिन चुनाव तो होगा, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट व्यक्तियों को चुन के ही बिठाला जाएगा। ब्रिटिश के लोग आएंगे, वो यहाँ पर चुनाव करेंगे, वही लोग वोट डालेंगे और यहाँ से चुन के उनको बिठा देंगे। तो बस याद रखें, चुनाव तो हो चुका है, लेकिन कैसा हो रहा है, हमारा अप्रत्यक्ष। अगला पॉइंट, संसद में जब ये लोग जीतेंगे, यहाँ से बैठेंगे जाएंगे, तो ये लोग ब्रिटिश संसद में क्वेश्चन पूछेंगे। तो बजट पर आप बहस कर सकते हो, क्वेश्चन आप संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन अधूरा होगा। इसका अर्थ फिर यह है कि आप केवल एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे आपने पूछा इतना बड़ा बजट तैयार क्यों हो रहा है, तो वो बोलेंगे कि इतने बजट की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन नहीं पूछोगे, क्या लिखा था, केवल अधूरा। भले ही अधूरा है, लेकिन हमको क्या मिला, पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार, कुछ तो मिला।
तो एग्जाम आएगा पहली बार चुनाव भी 92 में और अधिकार भी मिला पूछने का 92। 1892 के एक्ट को देखने के बाद 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, देखिए इसका नाम दो है, इसके नाम, एक तो भारत शासन अधिनियम नाम है इसका, और इसका ही नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले एक सचिव है, मिंटो एक वायसराय है, इन दोनों ने मिलकर प्लान किया, प्लान का नाम क्या हो गया, मार्ले मिंटो सुधार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, मार्ले मिंटो कब आया हमारा, 1909। अब मार्ले मिंटो में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहली बार भारत में क्या हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन, या जनता ने वोट डाला। अगर क्वेश्चन ये आएगा भारत में पहले निर्वाचन कब हुआ है, 1892, निर्वाचन लिख के आएगा तो 92, प्रत्यक्ष लिख के आएगा तो 1909। फिर संसद में पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार, 92 में कैसा था, अधूरा, और 1909 में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे बजट पर आपने क्वेश्चन किया, इतना बजट क्यों, तो उनको आप जवाब देना पड़ेगा कि इतना बजट हम सैनिकों के वेतन भत्ते के लिए बढ़ा रहे हैं, धार्मिक चीज़ों के लिए बढ़ा रहे हैं, सामाजिक चीज़ों के लिए बढ़ा रहे हैं। तो फिर आप फिर पूछ सकते हैं कि सैनिकों को इतना वेतन देना ही नहीं चाहिए, इतनी सैनिकों की जरूरत है ही नहीं, तो फिर क्या आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते थे। तो पहली बार प्रश्न पूछने का बोलेंगे 92, और पहली बार पूरा बोलेंगे तो 1909। कुछ नहीं करना है, 2 पॉइंट बढ़ा देना है 9 मार्क की। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस बार की जो MPPSC हुई थी, MPPSC 2020, इस क्वेश्चन को पूछा गया। क्वेश्चन ये था, सांप्रदायिक निर्वाचन भारत में चालू कब हुआ, तो तमाम वहाँ क्वेश्चन थे 1909, 1935, 1919, 1892, तो उसका आंसर था 1909। सांप्रदायिक का अर्थ होता है धार्मिक जाति आधारों पर चुनाव। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पहली बार भारत में कब हुआ था, 1909। हिंदू और मुस्लिमों का चुनाव अलग कर दिया गया। अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा हो या आगे पढ़ेंगे आप, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन का किया, हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया गया। हिंदू मुस्लिम को अलग इसलिए किया था कि वो दोनों में एकता ज़्यादा थी। अगर फिर वो दोनों एक होने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने फूट डालने के लिए क्या किया, उनका चुनाव अलग कर दिया। उसके बाद इस अधिनियम से देखें तो नींव डली थी पाकिस्तान की। फिर आगे देखिए, वायसराय को कोई भारतीय पहली बार सलाह देगा, और वो सलाह कौन देगा, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। वायसराय को भारतीय व्यक्ति सलाह दे रहा है कोई, और वो व्यक्ति कौन है हमारा, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। और सत्येंद्रनाथ सिन्हा को पद कौन सा दिया गया था, विधि। अगर आपको याद हो 1833 में विधि के रूप में आया था मैकाले। ठीक उसी तरीके से एक व्यक्ति कौन आ गया हमारा, सत्येंद्रनाथ सिन्हा पहला भारतीय था जो एडवाइस किसको देगा, वायसराय। और हम देखते कि 1909 का एक्ट पड़ा, उसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जैसे इसका एक और नाम हो जाएगा भारत शासन अधिनियम, लेकिन मॉन्टेग्यू एक सचिव है, चेम्सफोर्ड एक वायसराय है, दोनों ने प्लान किया तो उसका नाम हो क्या हो गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस सुधार में पहली बार भारतीयों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए, उत्तरदायी एक्ट माना गया पूरा। इसकी वजह क्या थी, होम रूल एक्ट, गांधी जी का चंपारण, तो इतिहास की जो घटनाएं थी उनका संबंध इससे रहा, तो भारतीयों को अधिकार दिए गए। पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, चुनाव बोलेंगे 1892, प्रत्यक्ष 1909, और पहली बार अगर महिलाएं वोट डाल रही हैं तो 1919 के एक्ट में से 1919 चुनाव हुआ तो महिलाएं पहली बार वोट डाल रही हैं। लेकिन वही महिलाएं वोट डालेंगी जो संपत्ति का आधार रखती होंगी। जैसे आप बोल सकते हैं राय रजवाड़े जो हैं उनके परिवार की महिलाएं वोट डाल सकती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, 1919 का अधिनियम। अगला पॉइंट, प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। प्रांतों में अधिकार दिए गए, आप वहाँ के नियम बनाइए। फिर जैसे आज हमारा केंद्र संसद है तो संसद जो है नियम बनाती है देश के लिए, और राज्य सरकार नियम बनाती है राज्य के लिए।
तो द्विसदन का अर्थ होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ केंद्रीय राज्य सदन आ गया, एक विधान सदन आ गया। तो याद रखिए केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब आई थी हमारी 1919, जो आज भी लागू है, उसे हम बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो एग्जाम में आता है लोकसभा और राज्यसभा किसकी देन है तुम्हारा 1919 के अधिनियम की। यूपीएससी की स्थापना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो परीक्षा लंदन में हो रही थी उन परीक्षाओं को भारत में ही अब कराया जाएगा। तो एग्जाम आएगा यूपीएससी किस एक्ट की देन है 1919, लेकिन जो यूपीएससी है उसकी स्थापना जो हुई है 1926। प्रोसेस चलती रही कैसे बनाया जाए कैसे नहीं बनाया जाए। तो एग्जाम में आएगा यूपीएससी देन किसकी है तो 1919 की, और यूपीएससी बना कब 1926। अगला एक देखते हैं, ये 1919 का अधिनियम देखा, प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। 35 का अधिनियम देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम हमारा 1935 का अधिनियम। 35 का जो अधिनियम है वो सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम। जैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे भी, तो 1773 में हमने पढ़ा कंपनी का एक्ट था रेगुलेटिंग, और हम मान लेते हैं अभी 1947 तक पूरा जितने भी चार्टर आए, रेगुलेटिंग आए, भारत शासन अधिनियम, मांटेग चेम्सफोर्ड, मार्लिमेंटो, सब अधिनियमों में सबसे बड़ा कोई अधिनियम था तो 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने पॉइंट लिखे सब इंपोर्टेंट आए हुए एग्जाम में, सबसे बड़ा अधिनियम है ये। इसमें कुल अध्याय थे हमारे 10 और कुल धाराएं थी हमारी 321। जैसे हमने पढ़ा था कि मूल संविधान में भाग थे 22 और आर्टिकल थे 395। तो आप धाराओं को आर्टिकल मान सकते हैं अनुच्छेद, और अध्याय को आप भाग मान सकते हैं। तो भाग यानी अध्याय उस समय 10 थे और धाराएं 321। इसको एक उपनाम दिया गया लघु संविधान। नेहरू जी द्वारा 1935 का जो अधिनियम था उसे लघु संविधान कहा गया, क्योंकि हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी का पड़ा है तो 1935 के अधिनियम का। विशेषता क्या है, भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव, लगभग 2/3 आर्टिकल जो लिए हैं वो हमने कहाँ से लिए हुए हैं 1935 के अधिनियम से। फिर देखते हैं सबसे बड़ा अधिनियम है, अध्याय 10 है, धाराएं 321 है, उपनाम लघु संविधान। अगला पॉइंट आरबीआई की स्थापना, एग्जाम में आता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई तो 35, और किसकी देन है तो 1935 के अधिनियम की। म्यांमार को भारत से अलग करने की घोषणा, तो म्यांमार भारत का ही पार्ट था और ये बोला गया इस अधिनियम में कि म्यांमार को कुछ टाइम बाद अलग कर दिया जाएगा, और 1937 में आके म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। अगला पॉइंट, केंद्र में जो लोकसभा राज्यसभा जब हम बोलते हैं द्विसदन थे उन्हें हटा के समझ सकते हैं वायसराय को दी गई, और क्या लाया जाएगा वहाँ पर द्वैध शासन, और प्रांतों में क्या हटा दिया द्वैध शासन, और क्या लगा दी द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे हम बोलते हैं विधानसभा और विधान परिषद। अगला पॉइंट, समस्त महिलाओं को वोट डालने का अधिकार। अगर महिलाओं को वोट बोलेंगे तो 1919, और समस्त महिलाओं को बोलेंगे तो 1935। ना तो धर्म देखा गया, ना जाति देखी गई, ना संपत्ति देखी गई, समस्त महिलाओं को वोट डालने का अधिकार। फिर देखते हैं बड़ा है, अध्याय 10 है, धाराएं 321 हैं, उपनाम लघु संविधान है। विशेषता, इसका प्रभाव संविधान पर ज़्यादा पड़ा है। आरबीआई की स्थापना हुई, म्यांमार को भारत से अलग करने की घोषणा की गई, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, और द्विसदनीय व्यवस्था उठा दिया गया और द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को हटाया गया और द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई, और समस्त महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। 35 का अधिनियम जो था वो अब तक के सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था। 47 में आया भारत शासन अधिनियम, और ये अंतिम अधिनियम था सरकार का। जिस प्रकार 1853 में चार्टर था, अंतिम था कंपनी का। 2 नए राष्ट्रों का उदय होगा। 2 नए राष्ट्र का अर्थ है जो भारत है उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान और भारत।
दोनों राष्ट्रों को अपने अनुसार संविधान बनाने का अधिकार है। आप अपने अनुसार अपने संविधान को बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का बल या दबाव आपके ऊपर नहीं होगा। दोनों राष्ट्र भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल में अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं। अनिवार्यता या दबाव नहीं है कि आप राष्ट्रमंडल में शामिल हो। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश के अधीन हुआ करते थे। वायसराय के स्थान पर पुनः एक पद कौन सा आ गया? गवर्नर जनरल। हम लोग एग्जाम पढ़ते हैं, काफ़ी बार उसने आंसर माना है विलियम बेंटिंग, काफ़ी बार आंसर माना है माउंटबेटन। तो माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल है। तो याद रखिए, वायसराय का पद हट गया, पुनः क्या आ गया? गवर्नर जनरल का पद आ गया। आगे चल के बोल दिया था कि गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया जाएगा, तो उस पद पर भी अंतिम व्यक्ति जो बैठने वाले थे वो राजगोपालाचारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।